हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिक इंग्लिश। आई एम पीयूष जिंदल। आज हम एक छोटा सा कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। वो रिलेटिव प्रोनाउन के ऊपर बेस्ड है। आपने पढ़ा होगा कि जो रिलेटिव प्रोनाउन है अपने एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग जो है वर्ब लेता है, लेकिन कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं किसी किसी टॉपिक को लेके। उसमें से एक छोटा सा कंसेप्ट है जो बहुत कंफ्यूजिंग है, ठीक है। उसके बारे में बच्चे ने सुबह ग्रुप में भी पूछा था, तो मुझे लगता है कि उसको हम बना देते हैं वीडियो। 5-6 मिनट का वीडियो बनेगा, बहुत ही ईजी है, ठीक है। और आप ध्यान से समझना। तो रिलेटिव प्रोनाउन के ऊपर बेस्ड कंसेप्ट है ये। ठीक है, तो 2 सेंटेंसेस हम लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। आपने बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत। मतलब पहले आप चेक करेंगे अपने आप से, ठीक है। जो बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या फिर जो कंसेप्ट उनके लिए नया है, ठीक है। जिनको पता है वो तो जल्दी से आंसर कर देंगे, वो बड़ी बात नहीं है। बहुत ईजी कंसेप्ट है, बस समझदारी वाली बात है, समझने वाली बात है ना। चलो, जैसे हम एक सेंटेंस लिखते हैं, मोहित इज वन ऑफ द बॉयज हु have या has और have passed the exam। ठीक है, एक हमने ये सेंटेंस लिखा। एक हम और सेंटेंस लिखते हैं, क्या है? मोहित इज वन ऑफ द बॉयज हु हैज और हैव पास्ड द एग्जाम। तो हमने इनमें डिफरेंस चेक करना है बेसिकली कि किस में हैज़ आएगा और किस में हैव आएगा। देखो, अगर आपने रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ा हुआ है तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है कि जो अपने एंटीसीडेंट को रिलेट करता है। क्या करता है? रिलेट। मैं एक सेंटेंस एग्जांपल समझा देता हूँ आपको। जैसे मैं पी एग्जांपल लिखता हूँ, आई नो द स्टूडेंट हु हैज़ या फिर हैव हु पास्ड एग्जाम, सीधा लिख लो, ठीक है। हु पास्ड द एग्जाम। मैंने बेसिकली एक सेंटेंस लिख लिया। तो इसमें जो हु है ना, ये हमारा एक रिलेटिव प्रोनाउन है। ये हमारा क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, समझा देता हूँ। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है कि अपने पहले वाले वर्ड को, इसको हम एंटीसीडेंट कहते हैं। एक होता है एंटी, ANTI वाला, ठीक है। इसका मतलब होता है वर्सेस, विरोध, ठीक है, अगेंस्ट। एक होता है एंटी, ANTE, ठीक है। तो इसका मतलब होता है बिफोर, ठीक है। एंटीसीडेंट जिसको हम बोलते हैं, सीडेंट का मतलब वर्ड, ठीक है, और एंटी का मतलब पहले। तो जो पहले चीज़ें आती हैं, पहले जो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, उसको हम कहते हैं एंटीसीडेंट। तो इससे पहले इसका एंटीसीडेंट जो होगा वो कौन होगा? स्टूडेंट होगा। तो यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन एक ऐसा प्राणी होता है जो अपने एंटीसीडेंट को रिलेट करता है उसके बाद वाली क्लॉज के साथ। मतलब बाद वाली जो वर्ब कह सकते हो, क्लॉज कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। तो मतलब ये एंटीसीडेंट को रिलेट कर रहा है इस वर्ब के साथ। मतलब ये जो वर्ब यूज़ हो रही है वो किसके लिए यूज़ हो रही है? स्टूडेंट के लिए। मतलब ये एग्जाम जो पास किया वो किसने पास किया? स्टूडेंट ने पास किया, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बात बताई जा रही है, ये जो बात बताई जा रही है, इसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेडिकेट। ये जो बात बताई जा रही है वो किसके बारे में बताई जा रही है? स्टूडेंट के बारे में। तो इसको इसके साथ रिलेट करने वाला जो वर्ड है, प्राणी जो है, उसको हमने कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। तो इसका मतलब तो ये हो गया, मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पे अल्टीमेटली कि जो स्टूडेंट है, जो हु है, ये कह सकता हूँ वही कौन है? द स्टूडेंट, ठीक है। तो अगर यहाँ पे जो हु है ना, बेसिकली अगर मैं यहाँ पे हु लिखूंगा, ठीक है, तो ये हमारा एक प्रोनाउन है। तो इसके साथ मैं यहाँ पे इज यूज करूँ या आर यूज करूँ, आप डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता नहीं है ना कि ये जो हु यूज हो रहा है वो किसके लिए यूज हो रहा है। बात समझ आ रही है? जैसे मैं बोलूँ कि हु हैज और हैव डन इट। अगर मैं आपसे ये पूछूं तो आप यहाँ पे डिसाइड नहीं कर सकते कि हैज आएगा हैव आएगा, जब तक आपके पास कंटेक्स्ट नहीं है। अब दोनों सही है, ठीक है। क्या पता हु को रिप्लेस करने वाला अकेला राम हो। अगर इसको रिप्लेस करने वाला अकेला राम है तो यहाँ पे हैज आ जाएगा। तो मतलब जो हु यूज हो रहा है प्रोनाउन, वो राम के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर सपोज करो कि राम एंड शाम के लिए यूज हो रहा है, तो राम एंड शाम को रिप्लेस करने वाला भी कौन होगा? हु होगा। फिर हम वहाँ पे हैव यूज कर लेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो ये हु वर्ड्स होते हैं, इनके अपना कोई नंबर नहीं होता, ठीक है। इनका अपना कोई नंबर नहीं होता। मतलब आप इनको शक्ल देख के नहीं बता सकते कि इज आएगा, आर आएगा, हैज आएगा, हैव आएगा, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि ये यूज़ किसके लिए हो रहा है।
तो यहाँ पे जो हु यूज़ हो रहा है वो स्टूडेंट के लिए यूज़ हो रहा है, तो स्टूडेंट हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर है। तो इसी वजह से यहाँ पे तो चलो कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि V2 यूज़ की हुई थी, तो यहाँ पे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे तो पास लिखा हुआ बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन सपोज करो कि यहाँ पे हैज़ और हैव लिखा होता है, इसके आगे लिखा होता है हैज़ और हैव, हु हैज़ पास्ड या हु हैव पास्ड, फिर हम वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं? फिर हम वहाँ पे क्या यूज़ कर लेते हैं? हैज़, क्योंकि यहाँ पे जो स्टूडेंट है वो सिंगुलर है, तो उसका मतलब जो इसका नेचर है ना, इसका नेचर यहाँ पे सिंगुलर है, इसी वजह से हमने यहाँ पे क्या यूज़ कर लिया? हैज़। अब आते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पे। हमने लिखा कि मोहित इज वन ऑफ द बॉयज हु हैज़ और हैव पास द एग्जाम। अब यहाँ पे जो हु है ये किसके लिए यूज़ हो रहा है? ये बॉयज़ के लिए यूज़ हो रहा है, ये वन के लिए यूज़ हो रहा है, ये किसके लिए यूज़ हो रहा है? अब इसका जो एंटीसीडेंट है ना वो कौन है? बॉयज़ है, ये एंटीसीडेंट है, ठीक। तो एंटीसीडेंट हमारा क्या है? प्लूरल है। यहाँ पे एंटीसीडेंट क्या है? प्लूरल है। तो इसका मतलब जो हु रिप्लेस कर रहा है वो बॉयज़ को रिप्लेस कर रहा है। बात समझ आ रही है? अगर मुझे सेंटेंस को सिंप्लीफाई करके लिखना होगा तो मैं कैसे लिखूंगा? मुझे हु को रिमूव करके लिखना है, तो फुल स्टॉप लगा के मैं क्या लिखूंगा? मोहित इज वन ऑफ द बॉयज, फुल स्टॉप, द बॉयज हैव पास द एग्जाम। कौन से लड़के जिन्होंने पास कर लिया एग्जाम? तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ये जो हु है इसका जो नेचर है वो प्लूरल है। कैसा नेचर है? प्लूरल है, क्योंकि इसका एंटीसीडेंट जिसके लिए यूज हो रहा है वो प्लूरल है, इसी वजह से हम यहाँ पे किसका यूज कर लेंगे? हैव का, ठीक है। सिंपल सी बात, इतनी बात क्लियर होगी। फिर हम इस वाले सेंटेंस पे आ जाते हैं। तो इसमें क्या होता है ना कि जनरली हम इसको रूल को याद कर लेते हैं, मतलब इसको रूल समझ के कैसे भी समझ लो आप, ठीक है। इसको हम याद कर लेते हैं कि जब भी हमारे इसके आगे प्लूरल लिखा होगा तो हमारा जो वर्ब होगा वो प्लूरल होगा। ऐसा हर केस में नहीं होता क्योंकि लैंग्वेज में कंटेक्स्ट चेंज होते रहते हैं, ठीक है। अल्टीमेटली यहाँ पे इस सेंटेंस का मीनिंग है, सेकेंड सेंटेंस का मीनिंग क्या है कि ये क्लास है, ये क्लास में से बॉयज़ हैं, ये क्लास में गर्ल्स हैं, ठीक है। ऐसे करके चीज़ें, ऐसे करके कहानी है। तो बॉयज़ बहुत सारे हैं, गर्ल्स बहुत सारी हैं, ठीक है। तो ये सेंटेंस आपको क्या मीनिंग कन्वे कर रहा है कि जो मोहित है ना कि वो उन लड़कों में से एक है जिन्होंने एग्जाम पास किया। मतलब जिन्होंने एग्जाम पास किया वो लड़के तो बहुत हैं, एक नहीं, एक से ज़्यादा है, उनमें से एक मोहित है। मैंने कह दिया ये मोहित है। क्या अकेले मोहित ने एग्जाम पास किया? नहीं, एग्जाम पास करने वाले ज़्यादा हैं, ठीक है। तो ये जो बात बताई जा रही है ना, ये सारी बात बताई जा रही है, ये बॉयज के बारे में बताया जा रहा है, ना कि मोहित के बारे में बताया जा रहा है। बात समझ आ रही? ठीक। ऊपर वाले सेंटेंस में देखो हमने क्या लिखा? मोहित इज ओनली वन ऑफ द बॉयज, सॉरी ओनली वन आएगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना। मोहित इज ओनली वन ऑफ द बॉयज। तो जब मैं कह रहा हूँ कि ओनली वन ऑफ द बॉयज, तो ओनली जो होता है ना एक्सक्लूसिव होता है, ठीक है। जब किसी की चीज़ के साथ आप ओनली यूज़ कर लेते हैं ना तो वो चीज़ एक्सक्लूसिव हो जाती है। जैसे मैं बोलूँ ओनली आई नो द ट्रूथ, इसका मतलब क्या है कि सिर्फ मुझे पता है और किसी को नहीं पता। Only I have this marker in this industry. Only I have this T-shirt in this town. तो इसका मतलब वो सिर्फ आपके पास है। तो only एक एक्सक्लूसिव वर्ड होता है। एक्सक्लूसिव का मतलब क्या है? एक्सक्लूडिंग आर, सबको दूर कर दो, सिर्फ तुम्हारी बात हो रही है, सिर्फ उसी चीज़ की बात हो रही है। आपने पढ़ा होगा, आपने देखा होगा कि एक्सक्लूसिव शोरूम है ना, ये आप लिवाइस का हो गया, टॉमी का हो गया, ठीक है, ज़ारा का हो गया। एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है कि वहाँ पे सिर्फ आपको ज़ारा ही मिलेगा, वहाँ पे कोई और ब्रांड नहीं मिलेगा। फिर पार्टनर्स, प्लेनेट अर्थ वगैरह पार्टनर्स वाले भी होते हैं, उसमें सारे कोलैबोरेशन आ जाती है, जैसे एयरलाइंस के हो गए, ठीक है, और भी बड़े बड़े ऐसे चीज़ें हैं। तो उस तरीके से वो एक्सक्लूसिव नहीं है। तो ओनली का मतलब होता है कि सिर्फ वही चीज़ है। तो इस सेंटेंस का मतलब जो हम कह रहे हैं, मोहित इज ओनली वन ऑफ द बॉयज हु हैज़ और हैव पास द एग्जाम। तो इस सेंटेंस का मतलब भी क्या सेम होगा? क्या इस सेंटेंस का मतलब आप ये बात कह सकते हो कि क्लास में ऐसे काफ़ी लड़के हैं जिन्होंने एग्जाम पास किया, उसमें से एक मोहित है? नहीं, हम कहना क्या चाहते हैं कि मोहित इज ओनली वन ऑफ द बॉयज, जो बॉयज़ है ना उसमें से जो एग्ज़ाम पास किया है वो सिर्फ मोहित ने किया है और किसी ने एग्ज़ाम पास नहीं किया। बेशक यहाँ पे बॉयज़ लिखा हुआ है तो आप याद नहीं कर सकते कि यहाँ पे प्लूरल आ जाएगा, नहीं, बेशक बॉयज़ लिखा हुआ है, लेकिन जब उसने लिख दिया ना तो ओनली वन ऑफ द बॉयज़, तो इसका अंडरस्टूड मतलब यही है कि सिर्फ मोहित की बात हो रही है। मोहित इज ओनली वन, हम ये बात कह सकते हैं। तो यहाँ पे हमें समझना है जब ओनली वर्ड आ जाएगा, ठीक है, तो फिर इसके साथ जो वर्ब यूज़ होगी वो कैसे यूज़ होगी? हमारी सिंगुलर। तो ये क्वेश्चन था, ठीक है। आई होप आप सबको समझ आया होगा। तो आपको लैंग्वेज को बियॉन्ड रूल्स पढ़ना चाहिए, ठीक है। आप बिल्कुल है, सही है, क्योंकि ज़्यादातर जो 80% चीज़ें होती हैं वो तो हैवी लग जाता है। लेकिन देखो ना एग्जाम में जो आपने क्वेश्चन पूछा या फिर जो टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन आया वो ये तो नहीं आया,
क्योंकि ये तो सबको पता था, वो ये वाला डाला। तो वो क्वेश्चन डालेंगे ही ऐसे जो आपके बियॉन्ड रूल्स वगैरह होंगी, और वहाँ पे आपका कॉमन सेंस काम करना चाहिए। ठीक है, तो बढ़िया क्वेश्चन था। और भी आपके ऐसे कोई डाउट्स होते हैं तो ग्रुप में भेजते रहिए। अगर आपको वीडियो सोल्यूशंस चाहिए, ठीक है, तो हमारे इलेक्ट्रिक इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतने करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।